नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। पिछले 3 दिनों से अजीत जी यात्रा पर थे और हमारे दर्शक कह रहे थे शाम 7:30 बजे का शो आपने बंद कर दिया क्या? शो कैसे बंद कर सकते हैं? दर्शक इंतजार कर रहे होते हैं। तो अजीत जी की आज दिल्ली में वापसी हुई है। और देखिए, जब आपको देश दुनिया की खबरें बतानी होती है तो ग्राउंड जीरो पर भी जाना होता है। तो अजीत जी इन बिल्कुल। दिनों झारखंड की यात्रा पर थे। तो आज हम चर्चा फिर से बिहार की करेंगे और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में कई तरीके के डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। कल 29 तारीख को दिल्ली में जेडीयू की बड़ी बैठक है नेशनल एग्जीक्यूटिव की। जो एलजेपीआर के जीते हुए 5 सांसद हैं, सभी सांसद, उनका अभिनंदन समारोह है पटना में। और चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी वाले क्षेत्रों को चिन्हित करना भी शुरू कर दिया है। और परेशानी सबसे अधिक जेडीयू को होनी है, क्योंकि 2020 के चुनाव में सबसे ज्यादा चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को ही परेशान किया था। लेकिन दोनों के संबंध अब ठीक है। भाजपा में भी तेज चहलकदमी है और ऐसा लग रहा है कि कई मोर्चों पर तलवार निकली हुई है। बिहार में कुशवाहा राजनीति, तो भाजपा, देखिए पिछले दिनों नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, नालंदा, और उन्होंने वहां बिहार बीजेपी के नेताओं को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार को ही नेता मानिए, नीतीश कुमार के साथ ही रहना है। इसके बाद तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके सुर बदल गए। सम्राट चौधरी, जो बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, वे कह रहे हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वैसे नीतीश कुमार इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि चुनाव पहले ही हो जाए, चाहे झारखंड के साथ हो जाए चाहे दिल्ली के साथ हो जाए। नीतीश कुमार इस मिजाज में है। लेकिन हमने कहा उथल पुथल बीजेपी में है। अश्विनी चौबे, जो बक्सर से बेटिकट हो गए थे, वे एक अलग सुर अख्तियार किए हुए हैं। वे कह रहे हैं कि अगले चुनाव में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता ऐसा नहीं कर सकते। अश्विनी चौबे सम्राट चौधरी पर भी अंगुली उठा रहे हैं। संजय पासवान भी कह रहे हैं कि ये तो दूसरी पार्टी से आए हुए नेता हैं बीजेपी में। और ऐसे तो बीजेपी में ऐसे नेताओं की भरमार है जो दूसरी पार्टी से आए हैं, कांग्रेस से आए हैं। आप किनका किनका नाम लेंगे? आप असम की चीफ मिनिस्टर की बात कर लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, जिनकी बात करेंगे। लेकिन बिहार में राजनीति में 2025 के विधानसभा की बात करेंगे या 2024 में ही हो जाए, सबसे केंद्र में कुशवाहा राजनीति में है। तो कुशवाहा जो केंद्र में है, उपेंद्र कुशवाहा, अब देखिए राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा विधान परिषद भेजे जा रहे हैं। और कह सकते हैं कि स्थिति वहां पहुंच गई है कि न आप उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ सकते हैं और न सम्राट चौधरी को छेड़ सकते हैं। अजीत जी, आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने एक तो सूत्र वाक्य बोला आपने लास्ट में कि आप उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ नहीं सकते हैं और सम्राट चौधरी को छेड़ नहीं सकते हैं। जी। एक सूत्र वाक्य की तरह है जिसकी बड़ी हाँ, व्याख्या की जरूरत है। ये इसके इर्द गिर्द ही सारी राजनीति बिहार में अभी होने वाली है। जो जी कुशवाहा बिल्कुल। की राजनीति आपने कही, ये कई जातियों ने इस बार अपनी ताकत दिखाई है लोकसभा चुनाव में, और बिल्कुल। जिन्होंने ताकत दिखाई है उनको कुछ ना कुछ मिला है। और हम हम्म। लोग कई बार इस बात की चर्चा करते रहे हैं। देखिए, 2 भूमिहार कैबिनेट मिनिस्टर हुए, किसी ने सोचा था? अब किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होने जा रहा है बिहार से। जी। लेकिन उन्होंने अपनी ताकत दिखाई वोट में। एक ताकत वाराणसी में भी दिखाई कि प्रधानमंत्री बिल्कुल। 2 राउंड में पीछे चले और 1.5 लाख वोट से ही जीते। अजय राय को लोगों ने वोट किया वहां, तो जी। उसका इनाम लोगों को मिलता है। तो जातियों ने यह गणित समझ लिया है कि कहां दबाना है, कौन सी नस दबानी है। तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में जो कुशवाहा जाति है उसने नस दबाई। सब जी। जगह नहीं, जहां हम्म। उम्मीदवार थे इंडिया ब्लॉक के, वहां नस दबाई। और हम्म। उसके बदले में आप देखिए कि पूरी राजनीति की धुरी बन गए हैं कुशवाहा। सवा जी। 4% जो जाति गणना हुई है उसमें 4.25% वोट बताया जा रहा है कि 4.25% है। लेकिन ओवरऑल एक लॉ कुश का समीकरण बनता है। आप किसी एक जाति को भी अलग करके देखना अभी ठीक नहीं होगा पॉलिटिक्स के लिहाज से। जी। तो लॉ कुश का ओवरऑल कुर्मी, कोयरी, धानुक सब मिलाए तो जो पुराना एक फिगर दिया जाता है कि 8% आबादी है, वो जी। वहां पहुंचती है, वो आंकड़ा वहां पहुंचता है।
इसलिए, और दूसरा वो इन्फ्लुएंस करने वाली जाति है, इसलिए आंकड़ों से ज्यादा उसके प्रेजेंस को ध्यान में रखने की जरूरत है, उसका जो असर्ट करने की असर्टिव जो उसका पावर है उसको ध्यान रखने की जरूरत है जी। तो अब सारी राजनीति उसके इर्द गिर्द होगी और वो दिखाई भी देने लगा है कि वो इर्द गिर्द होगी। प्रॉब्लम क्या हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अभी कि उन्होंने जनादेश को गलत तरीके से उसकी व्याख्या शुरू कर दी है। एक तो कुछ ऐसे लोग हैं जो जनादेश की व्याख्या गलत तरीके से कर रहे हैं जी। और एक दूसरा समूह है जो डिस्ग्रंटल ग्रुप है, जो नाराज ग्रुप है। तो जो अब अश्वनी चौबे की नाराजगी तो जग जाहिर है, उनका टिकट उनकी कट गई और वहां स्थानीय स्तर पर उनके समर्थकों ने भी विरोध किया और वो बक्सर की सीट हार गई भारतीय जनता पार्टी। संजय पासवान काफी समय से नाराज चल रहे हैं वो। तो इस तरह की कई चीजें हैं। इस तरह के भी नेता हैं जो अपना बयान दे रहे हैं, उनके अपने निहित स्वार्थ है, उसका एक अलग पहलू है, उस पर उतना ज्यादा ध्यान देने का नहीं है। लेकिन जो लोग जनादेश की गलत व्याख्या करते हैं, जो समझदार लोग हैं, पार्टी के मुख्य धारा में जो लोग हैं जिनका राजनीतिक भविष्य बचा हुआ है, वो भी ये बात कहते घूम रहे हैं कि कुशवाहा वोट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को, या कुशवाहा ने साथ छोड़ दिया, या सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने का और उप मुख्यमंत्री बनाए रखने का क्या फायदा हुआ जब वो वोट नहीं दिलवा सके। इस तरह की भी बातें कही जा रही। लेकिन ये बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। ज्ञानेश्वर जी, 20.5-21% वोट आया है भारतीय जनता पार्टी को और वो बिना कोर वोट के नहीं हो सकता है। 17 सीटें लड़ करके और 21% जो वोट बीजेपी को आया है वो बिना कोर वोट के संभव नहीं था कि कुशवाहा वोट अगर साथ में नहीं जुड़ता तो वो ये आंकड़ा पहुंच ही नहीं सकता था। नीतीश कुमार, आज सब आदमी नीतीश कुमार की तारीफ कर रहा है कि नीतीश कुमार साथ थे, जो संजय पासवान ने भी कहा कि नीतीश कुमार साथ थे तो भारतीय जनता पार्टी जीती, जेडीयू मतलब दोनों एनडीए जीता। वे तो नीतीश कुमार नहीं होते तो एक सीट भी नहीं आती। संजय पासवान ने बात नहीं होते तो एक सीट भी नहीं आती। जी बिल्कुल। तो नीतीश कुमार की क्या ताकत है, जो कोर ताकत क्या है, उनका कोर वोट तो लौकुश का ही है। तो लौकुश इसका मतलब कि आप कह रहे हैं कि लौकुश का वोट मिला, लेकिन वो मिलने का क्रेडिट आप नीतीश कुमार को दे रहे हैं। आपके निजी बायस हैं, आपके पूर्वाग्रह हैं, जिसे आप उसका क्रेडिट सम्राट चौधरी को नहीं दे रहे जी। नीतीश कुमार, अगर लौकुश का वोट मिला है आपको, नीतीश कुमार ने दिलवाया है, तो उसमें बराबर का श्रेय सम्राट चौधरी का भी तो होगा, जिसका 4.25% कुश का वोट है, लौ का वोट आपका 2.25%, 2.5% है। तो आप कह रहे हैं कि लौकुश का वोट मिला, तो मिला तो उसमें बराबर का श्रेय आप दीजिए सम्राट चौधरी को। ये देखिए ज्ञानेश्वर जी, दो बातें जो और आगे हम लोग विस्तार से करेंगे। 2-3 सीटों को छोड़ दीजिए, 3-4 सीटों को छोड़ दीजिए जहां कुशवाहा कैंडिडेट थे, या आखिरी चरण के सीटों को छोड़ दीजिए जहां बिल्कुल दूसरे फैक्टर काम कर रहे थे, तो हर जगह कोई भी कुर्मी धानु का वोट मिला है एनडीए, हर जगह मिला है। आप नहीं जीत सकते थे, आप खगड़िया की सीट नहीं जीत सकते। खगड़िया में लोग कह रहे थे कि सीपीएम ही जीत रहा है। जब हम लोग एग्जिट पोल कर रहे थे तो कितने कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स आ रहे थे। हमारी जानकारी को, आपकी जानकारी को चुनौती देने वाले लोग थे, जो हमारे सैंपल्स थे, वो कह रहे थे कि नहीं, वहां राजेश वर्मा ही जीतेंगे। और अंतिम दिनों में सम्राट चौधरी द्वारा किए गए प्रयास ने वहां सफलता दर्ज करा दी है। लेकिन रिपोर्ट्स कह रहे थे, कई सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे थे कि नहीं, वहां संजय कुशवाहा सीपीएम ही जीत रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा ने मत दे दिया सीपीएम को। लेकिन जब नतीजा आया तो हमारा आपका एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित हुआ और 1,61,000 मतों से खगड़िया में चिराग पासवान की उम्मीदवार चुनाव जीते। तो राजेश वर्मा की जीत बगैर कुशवाहा मत के थोड़ी संभव। यदि आप नवादा में ही देख ले, श्रवण कुशवाहा उम्मीदवार थे, ऐसा लग रहा था कि वहां लव कुश जो है वो गड़बड़ हो रहे हैं। तो अंतिम समय में सम्राट चौधरी को लगाया गया, उन्होंने रोड शो किया, रात में ठहरे, और इसके बाद वहां भी देखिए नतीजा क्या आया। अंतिम चरण का चुनाव जो पवन सिंह के कारण खराब हुआ, या फिर उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए जो साजिशें जहां से रची गई, जिसमें अब कई लोग डिकोड कर रहे हैं कि पवन सिंह को लड़ाने के पीछे उत्तर प्रदेश की ताकत है, उत्तर प्रदेश की ताकत है, और इसके कारण कई सीटें गड़बड़ हो गई, चाहे बक्सर, चाहे सासाराम, आरा में, चाहे आप पाटलिपुत्रा की बात कर लें और जहानाबाद की बात कर लें। तो ये सारी स्थितियां और परिस्थितियां, और यदि विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे, जो हमने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ नहीं सकते, सम्राट चौधरी को छेड़ नहीं सकते हैं। यदि आपने छेड़ने की कोशिश की तो कैच करने के लिए तो लालू यादव और तेजस्वी यादव बैठे ही बैठे हैं। देखिए, ये एक हम लोग क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में कहें या किसी भी खेल की भाषा में, तो विनिंग कॉम्बिनेशन कभी नहीं बदला जाता है। बिल्कुल भी विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बदला जाता है। जो टीम आपको जिता रही है उस टीम को नहीं बदला जाता है।
जी। तो ये टीम अभी जिता रही है, ये बड़ी जीत हम्म। मिली है बिहार में। पता नहीं इस बात को ये लोग, इस जनादेश को बीजेपी के नेता कैसे ले रहे हैं, लेकिन हम्म। बिहार में बहुत बड़ी जीत मिली है एनडीए को। 40 में से 30 सीटें, 75% सीट जीती है एनडीए। ये एक बहुत बड़ी सफलता है ये। बाकी किसी जी। भी राज्य में, जी। ज्ञानेश्वर जी, किसी भी राज्य में 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए तो किसी भी राज्य में एनडीए को इतनी सीटें नहीं मिली है। बिल्कुल। अब सब सीट जीत गए बिल्कुल। मध्य प्रदेश में, लेकिन सब सीट जीत करके भी 29 सीट है। जी। और गुजरात में सारी सीटें, एक सीट हारे लेकिन तभी 25 सीट है। जी। लेकिन जो 40 सीट में 30 सीट एनडीए को है। हम्म। तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं। अब हम एनडीए की ही बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात तो अब हो नहीं रही। अब तो दिल्ली में भी कोई बीजेपी की बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल। बात तो बिल्कुल। एनडीए की हो रही है ना, जिसको 293 सीटें मिली हैं। बहुमत जी। तो एनडीए को मिला है। कल भी जी। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ उसमें उन्होंने कहा कि स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है लोगों ने। तो स्थिर और पूर्ण बहुमत की सरकार तो एनडीए की चुनी गई है, बीजेपी को तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो जी। बिल्कुल। एनडीए को उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें बिहार में मिली है। ये एक हम्म। बड़ी जीत है। 75% सीट बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी ने मिलकर के जीती है। और ये जीत, इस जीत को एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। हम्म। एक सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा का आपका एक जो लॉकुश का समीकरण है वो बना है। आपने एक चेहरा प्रोजेक्ट किया, सामने पेश किया, और उसके नाम पर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना। सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, आपने यही 3 चेहरे दिखाए ना बिहार में। तो और जी। कोई चौथा चेहरा तो नहीं दिखाया जा रहा था। हम्म। और इस चेहरे ने जीत दर्ज की है। तो एक सामान्य समझ कहती है कि विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बदला जाता है। तो ये उसको छेड़ने का, इस समीकरण को छेड़ने का तो कोई मतलब नहीं है। चुनाव चाहे दिसंबर में हो, नवंबर में हो, अगले साल जनवरी में हो, या अगले साल नवंबर में हो, इस विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहिए। एक तो जी। ये बात है। और जो आपने कहा, या हम लोग जिस दिन एग्जिट पोल के पहले, जिस दिन हम्म। पोलिंग हुई थी खगड़िया की, आप याद करिए, पोलिंग के दिन भी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, और ये बात, पोलिंग जिस दिन बंद हुई थी, प्रचार बंद हुआ था, और बिल्कुल। जिस दिन पोलिंग हुई थी, और आपने एक गांव का नाम भी लिया था जहां से डिक्टेट चलता है कुशवाहा वोट का, कि कुशवाहा जी। किधर वोट करेगा, वो इतना इंपॉर्टेंट हम्म। गांव है। तो हम्म। वहां किस तरह से सम्राट चौधरी का, वहां हमने कहा था कि वो उनका क्षेत्र है और वो कोई जोखिम नहीं ले सकते। अंत तक उनकी मेहनत का नतीजा आप खगड़िया देखिए, समस्तीपुर देखिए, नवादा के बगल में जमुई देखिए, जहां के बारे में जी। खबर थी कि वो टूट रहा है। तो हम्म। आप नवादा के बगल में जमुई देखिए, खगड़िया देखिए, उसके बगल में आप मुंगेर समस्तीपुर देखिए, देखिए, मुंगेर देखिए। आप मुंगेर देखिए, आप सिवान जाइए, आप वाल्मीकि नगर जाइए, आप कोई भी सीट उठा करके देखिए, कहीं 2, 3, 4 सीटें जो गड़बड़ हुई, जो आखिरी दौर की सीटें थी, या उसके पहले वाले दौर में आप एक उस समय की औरंगाबाद की सीट को आप, उसके पहले जो शुरुआती दौर की एक सीट को आप उसमें कंसीडर करिए। तो ये चीजें तो इस तरह से तो यादव वोट भी गया हुआ है। तो कोई जी। लालू यादव की अथॉरिटी को तो चैलेंज नहीं कर सकता है कि यादव का वोट बिल्कुल। मिल गया नित्यानंद राय को, या यादव हम्म। का वोट मिल गया अशोक यादव को, तो कोई दिनेश यादव को मिल गया, तो कोई लालू यादव, तेजस्वी यादव की अथॉरिटी को तो चैलेंज नहीं कर सकता। यादव वोट, एक एक यादव का वोट चला गया पप्पू यादव को, तो इसका जी। मतलब कि तेजस्वी यादव और लालू यादव तो फेल हो गए, बदल देना चाहिए हम्म। आरजेडी को उनको। तो ये कोई ये सब लॉजिक नहीं होता। हमने कहा कि ये जनादेश को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत तरीके से, अभी एक ट्रैक पर उनकी गाड़ी आई हुई है, नीतीश कुमार के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना हुआ, और जनादेश की गलत व्याख्या के नहीं, अब चलते तो ये लोग देखिए, सवाल अब तो उठा रहे हैं। सम्राट चौधरी पूर्ण रूप से नीतीश कुमार को नेता मानने को तैयार हैं। वे 2 तारीख को अयोध्या भी जा रहे हैं, पगड़ी भी खोलेंगे, और कहा जा रहा है पार्टी के लिए कुछ भी करेंगे। और यदि कुछ एन केन प्रकारे ना हासिल करना होता, तो जब सरकार बन रही थी, एनडीए की सरकार बन रही थी, मंत्रालयों का बंटवारा हो रहा था, तो सम्राट चौधरी भी अपने जिम्मे कई महत्वपूर्ण मंत्रालय रख सकते थे, जहां से कई तरीके की चीजें हो सकती थी। लेकिन उन्होंने अपने पास सिर्फ फाइनेंस रखा, और बाकी सारे मंत्रालय, फाइनेंस में क्या होता है, देखिए, कहने को फाइनेंस है, लेकिन कितना ड्राई है यह सभी को पता है। तो क्योंकि पार्टी में और संगठन में अपनी भूमिका का निर्वहन करना था। हाँ, तो ये उनको उसका फायदा दिख रहा था। और देखिए, जिस दिन नतीजे आए थे उसी दिन हमको ध्यान है कि सबसे पहले सम्राट चौधरी ने ये बात कही थी कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, और हम लोग जी। आगे का चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। ये बात हम्म। उन्होंने पहले भी कही थी। और कभी भी आप याद करिए कि नीतीश कुमार के बारे में जब उल्टी सीधी बातें कही जा रही थी, तब भी सम्राट चौधरी उनके बारे में कोई निजी हमला नहीं करते थे। एक जो नेता का सम्मान होना चाहिए वो सम्मान उन्होंने दिया है। कोई निजी हमला करके अरे सत्ता से हटा देंगे, तो ये तो एक राजनीतिक बात है। ये तो हर आदमी कहता है, जब आप विपक्षी पार्टी में रहते हैं तो आप कहते हैं कि हम सत्ता से हटा देंगे। जिस तरह के बिल्कुल। निजी हमले लालू यादव के परिवार के लोगों ने किए, या दूसरे कई लोगों ने नीतीश कुमार पर किए, उस तरह का काम कभी उन्होंने, सम्राट चौधरी को हमने नहीं देखा है। क्योंकि वो एक समीकरण, उनका समीकरण है 30 साल पुराना। जी। 1994 से सम्राट चौधरी साथ जुड़े हुए हैं नीतीश कुमार के। भले सतलुज चौधरी सतलुज जुड़े थे। चौधरी हो 94 से,
जी मतलब लॉकुश का समीकरण बना है जब से, थे बिल्कुल। तो पहले से सब लोग साथ में, लेकिन जब लॉकुश का समीकरण बना, समता पार्टी का गठन हुआ, तो बहुत यंग रहे थे, बहुत यंग थे सम्राट चौधरी, लेकिन शकुनी चौधरी और नीतीश कुमार के उस समीकरण में एक कैटलिस्ट का काम कर रहे थे। उस समय इन्होंने काफी काम किया राजनीतिक, हमको पता है कि टिकट का सिंबल बांटने से लेकर के लोगों को संसाधन पहुंचवाने और लोगों की मदद करने, टीम खड़ी करने में, सब में। तो ये 30 साल का संबंध है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव सब नेताओं के संबंधों में होता है। तो एक परफेक्ट समीकरण अभी बना हुआ है, जो लॉकुश समीकरण जिसको आप कागज पर कहिएगा लिख के, वो जमीन जी पर उतरा है। तो ये दो चेहरे हैं, नीतीश जी कुमार का और सम्राट चौधरी का, जैसे पहले नीतीश कुमार और शकुनी चौधरी का था। तो वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और अगर राजनीतिक नजरिए से, विशुद्ध राजनीतिक नजरिए से, आपने जो कहा कि संगठन में जी अगर काम नहीं करना होता और मंत्रालय सिर्फ चलाना होता सम्राट चौधरी को, तो सड़क परिवहन ले लेते। उसमें क्या बिल्कुल। दिक्कत थी? सड़क परिवहन लेते और सड़क बनवा रहे होते और लोगों को मोबिलाइज कर रहे होते, 10 तरह के ठेकेदार खड़े करते, अपना यही काम होता उनका। और एक मिनिस्ट्री, दो मिनिस्ट्री में उलझ जाते। देखिए जी फाइनेंस में तो दो काम होते हैं, एक तो सारी फाइल आपके नजर से गुजरेगी, अगर कहीं कोई गड़बड़ी दिख रही है, कहीं कोई और आपकी आपकी नजर में वो आ जाएगी फाइनेंस में। और दूसरा, आपको 24 घंटे उस मिनिस्ट्री में नहीं लगे रहना है, तो संगठन का काम करने का इनको समय मिल जाएगा। तो ये जी दोनों काम बखूबी ये कर रहे हैं। देखिए अभी, अब राष्ट्रीय स्तर पर देखिए ज्ञानेश्वर जी, तो जेपी नड्डा अध्यक्ष है और केंद्रीय मंत्री भी हैं, और केंद्र में भी मंत्रालय उनको बहुत भारी भरकम मंत्रालय मिला, वो स्वास्थ्य जी मंत्री भी हैं और रसायन उर्वरक मंत्री भी हैं। तो ये दो बड़े भारी मिनिस्ट्री, दो मिनिस्ट्री मिली हुई है और अध्यक्ष है। यह है कि उनकी मदद के लिए कार्यकारी अध्यक्ष लगाने की बात हो रही है। लेकिन चूंकि चुनाव है 4 राज्यों के, तो आप चुनाव के पहले सेनापति नहीं बदल सकते हैं, जंग के पहले सेनापति नहीं बदला जाता है। जी आप याद करिए किस तरह से अमित शाह के समय भी उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, तो एक्सटेंशन भी हुआ और जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष लगे, ताकि चुनाव लड़ाया बिल्कुल। जा सके, चुनाव निकल सके। वही स्थिति अभी फिर हो रही है। तो ये स्थिति बिहार में भी है। अभी आपका एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। दूसरा युद्ध, आप जंग लड़ने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही, तो आप सेनापति भी नहीं बदल सकते हैं, जो कमान संभाले, जो आगे जाके आपके जिसके साथ संगठन अभी जुड़ा हुआ है वो आगे लेके जाए आपको, आप वो भी नहीं बदल सकते हैं। और चुनाव नहीं, जिस तरह और से भी देखिए दोनों के बीच ट्यूनिंग किस तरीके से बैठी है। कल विनोद तावरे पटना में थे और बिहार के जनादेश की समीक्षा की बैठक कर रहे थे। सभी जो हारे हैं उन्हें भी बुलाया गया था, सम्राट चौधरी भी थे और सभी जितने पार्टी के बड़े नेता हैं वो सब मौजूद थे। इसी बीच नीतीश कुमार का फोन आता है सम्राट चौधरी के पास, मतलब मुख्यमंत्री निवास से, कि नीतीश कुमार अभी तुरंत डिप्टी सीएम से मिलना चाहते हैं, सम्राट चौधरी से। देखिए, दो डिप्टी सीएम है, अहमियत और प्राथमिकता को भी समझना होगा। तो उन्हें बताया जाता है कि नहीं, अभी तो बैठक चल रही है विनोद तावरे की। नीतीश कुमार कहते हैं अभी मिलना ही जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार इधर के दिनों में सिर्फ नौकरियां कैसे दी जाएगी इस काम में लगे, और इस काम में वित्त मंत्री की भूमिका बड़ी हो जाती है, फाइनेंस की। तो नीतीश कुमार फाइल लेकर बैठे थे, क्योंकि उन्होंने टारगेट रखा है कि अगस्त महीने तक हमें 3 लाख नौकरी दे देनी है, उसके आगे 5 लाख नौकरी दे देनी है। 10 लाख का वायदा किया था, वे 12 लाख पूरा करना चाहते हैं विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी मोर्चे पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव हमसे लड़ सकते हैं। तो इस मोर्चे को भी हम खत्म कर देते हैं। तो नीतीश कुमार ने तुरंत कॉल किया सम्राट चौधरी को, सम्राट चौधरी मीटिंग छोड़कर चले भी गए। विनोद तावरे को बताया कि मुख्यमंत्री बुला रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने ही कह दिया कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो जो नीतीश कुमार कहेंगे, दिन कहेंगे, रात कहेंगे, वही करना होगा जो वो चाहते हैं। अब ये एक कॉम्बिनेशन, एक समझदारी की भी बात होती है। नीतीश कुमार को भी ये यकीन है कि हम उनके साथ बैठ करके, और ये रोजगार वाला मामला है उसको सुलझा लेंगे आराम से, उसको अंजाम दिया जा सकेगा। और ये राजनीतिक मामले में भी, आप चुनाव के समय भी ये कॉम्बिनेशन दिखा, और लॉकुश का जो एक समीकरण, जो कोर वोट था जेडीयू बीजेपी का, वो जुड़ा रहा, क्योंकि ये दो चेहरे दिख रहे थे। और आप याद करिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके चुनाव के बाद से, कि विधानसभा चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में जो वोट टूट करके थोड़ा बहुत गया आरजेडी की तरफ और कांग्रेस की तरफ, कैंडिडेट की वजह से, जो कैंडिडेट जब था, और ये बहुत कॉमन होता है, अब कैंडिडेट की वजह से आप देखिए ज्ञानेश्वर जी, कैंडिडेट की वजह से तो भूमिहार का वोट चला गया कांग्रेस को और आरजेडी को। हाँ, वैशाली तो इस बात का गवाह है ना, वैशाली इस वैशाली बात में का गवाह है ना। और बेगूसराय भी कह लीजिए, यदि भूमिहार का 100% मत मिला होता, तो क्या सिर्फ 80,000 वोटों से चुनाव जीतते गिरिराज सिंह? आप वही कह रहे हैं। तो जब भूमिहार का कैंडिडेट था, तो भागलपुर में और महाराजगंज में उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया, और वैशाली में मुन्ना शुक्ला को वोट दे दिया।
तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है कि अगर कुछ कुशवाहा वोट श्रवण कुशवाहा को चले गए या कुछ कुशवाहा वोट अभय कुशवाहा को चला गया या कुछ राजाराम कुशवाहा को चला गया, तो ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं है और ये जी कोई आकाश टूट पड़ने वाली बात नहीं है। जहां बिल्कुल। जिस जाति का कैंडिडेट होता है उस जाति का वोट उसको मिलता है। जैसे यादव का वोट नित्यानंद राय को मिला, अशोक यादव को मिला, अपने दिनेश यादव को मिला, कुशवाहा का वोट उसी तरह से इन लोगों को मिल गया, अपने श्रवण कुशवाहा, अभय कुशवाहा, राजाराम कुशवाहा को, भूमिहार का वोट अजीत शर्मा जी को और आकाश सिंह को और सिंह को मुन्ना मिल गया। शुक्ला को मिल गया। ये कोई हैरान होने, मदन मोहन तिवारी को ब्राह्मणों ने कितने वोट दिए, पश्चिमी बिल्कुल। चंपारण में नींद उड़ा दी थी बीजेपी की। तो जी ये कोई नई बात और ऐसी कोई पहाड़ टूटने वाली बात नहीं है कि अगर कुशवाहा का वोट कुछ टूट गया तो ये एक होता है कि आप कुछ अतिरिक्त पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर जी उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। ऐसे सामान्य राजनीतिक समझ जो है, जिस तरह से हमको, जहां तक हमारा अपना अंदाजा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम जो डाटा पढ़ती है, जो डाटा समझने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उनको पता होगा कि क्या महत्व है। तो लॉकुश के समीकरण का हम ये बता रहे थे, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो जितना भी वोट टूटा लोकसभा में, जी विधानसभा में उसका बिल्कुल ही नहीं टूटेगा। ये बात हम लोग कई बार कह चुके हैं ये विधानसभा बात तो में। आप कई बार कह रहे हैं, अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं कि देखिए तब बिल्कुल। सीएम पोस्ट की वैकेंसी नहीं है इंडिया ब्लॉक में। हाँ, नहीं है, नहीं इंडिया ब्लॉक में। वहां जी सबको पता है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनना है। और उसी जी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एनडीए में भी ये लगभग तय है कि लॉकुश का ही सीएम बिल्कुल। होगा। जी तो ये इसलिए भी विधानसभा में वोट टूटने का तो कोई खतरा ही नहीं है। विधानसभा, अगर आप चेहरा आपने दिखा दिया, एक प्रोजेक्ट कर दिया चेहरा, और जी एक देखिए, कई बार कई प्रयोगों के बाद एक चेहरा आकर के स्टैब्लिश हुआ है। कई प्रयोगों के बाद आप देखिए कितने प्रयोग कर चुकी भारतीय जनता पार्टी बिहार में। लंबे समय से प्रयोग चल रहे हैं, सबके प्रयोग हुए, यहां तक कि आखिरी प्रयोग आकर के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का भी हुआ। लेकिन बिल्कुल। जब कोई प्रयोग नहीं चला तो अंत में आपके पास ये आपने ब्रह्मास्त्र चलाया कि सम्राट चौधरी को आपने प्रदेश जी अध्यक्ष बनाया कि ये अगर कुशवाहा वोट आकर के जुड़ जाता है, लॉकुश का समीकरण अगर बन जाता है किसी तरह से, वो बना। लेकिन खैर, ये लॉकुश का समीकरण बनने के पहले आपने उनको जिम्मेदारी दी थी कि कुशवाहा का वोट वो तोड़ करके ले आए, और वो जी वोट उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो नीतीश कुमार से वोट तोड़ करके ले आए और आरजेडी को भी वोट नहीं जाने थे। जी वो तो संयोग हुआ बाद में कि नीतीश कुमार आ गए। अगर नीतीश कुमार नहीं आए रहते तो फिर सम्राट चौधरी को अकेले अपने दम पर कुशवाहा का वोट तोड़ करके बीजेपी को दिलवाना होता। और वो बिल्कुल। जिस तरह की उनकी पहुंच है, पकड़ है, जिस तरह की उनकी राजनीति है, जैसा व्यक्तित्व बना दिया है बीजेपी ने और उनका अपना खुद का भी, वो ले आते वोट। निश्चित रूप से वो वोट भी आता उनको। उस समय हो सकता है कि थोड़ा कम आता, लेकिन आता। लेकिन अब समीकरण बन गया है लॉकुश का, जेडीयू बीजेपी का एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। विधानसभा चुनाव के लिए एक मैसेजिंग हो गई है कि सीएम बनेगा इसी समाज का। तो उसको बिगाड़ने का, उसको अगर तोड़ने की कोई बात हो रही है या किसी तरह से छेड़ने की बात हो रही है, तो वो सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट का बात है, जिन लोग की बात है, जिन लोगों का निहित स्वार्थ है नहीं, एक बात और राजनीति है में, ना बीजेपी के अजीत जी, अंदर। एक बात और है, एक बात और है कि देखिए ये बात फिर से कही जा रही है बिहार में कि दूरियां चाहे जो दिखती हो, लेकिन जैसे ही वक्त आता है नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का पेट मिल जाता है, दोनों का पेट। और फिर देखिए जब उपेंद्र कुशवाहा संकट में आए तो नीतीश कुमार फिर से मदद के लिए आगे आ गए। और जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो लोग कहते हैं देखिए पेट किस तरीके से मिला हुआ था कि सिवान में जो विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा को टिकट दिया गया, उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, बिल्कुल। सभी को जानकारी थी। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा की सीटें कम हो गई, कहा यह जाता है कि उन्हें 3 सीट देने की बात हुई थी, एक ही दिया गया, वे भी हार गए। तो नीतीश कुमार ने कहा कि दूसरी सीट आपकी पार्टी के नेता को हम दे देते हैं, और विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा को। अब उपेंद्र कुशवाहा हार गए तो राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई है, हो रही है, एक विवेक ठाकुर के कारण और दूसरी सीट मीसा भारती के कारण। हाँ, तो नीतीश कुमार यह मन बना चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को भेजेंगे, और शायद इस बात के लिए भी प्रयास किया जाए कि उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। बात सिर्फ इस पर अभी लंबित है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी से जाएंगे या फिर जेडीयू से ही जाएंगे। नजर रखनी होगी जेडीयू की, कल नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हो रही है। नजर रखनी होगी, उपेंद्र कुशवाहा ने 5 और 6 जुलाई को अपनी पार्टी की बड़ी बैठक बुला ली है जिसमें कोई फैसला हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो चाल चली लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने कि कुशवाहा को तोड़ दो, तो अब तो नीतीश कुमार के उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार स्वयं लव कुश के जनक,
और बीजेपी के सम्राट चौधरी। तो गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं जाने देना है, यह बात तो तय हो गई है। बिल्कुल, और ये देखिए कितनी जल्दी ये बात शुरू हो गई, जी बिल्कुल एक दिन का भी समय जाया किए बगैर, एक दिन का भी जी समय बर्बाद किए बगैर एनडीए की तरफ से इसकी प्लानिंग हो गई कि बिल्कुल जो थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ है कुशवाहा वोट का, अगली बार उसको नहीं होने देना है। और उसके लिए जरूरी है कि ये जो समीकरण है ये इंटैक्ट रहे। और उसमें अगर सम्राट ये उपेंद्र कुशवाहा को अगर एक झटका लगा है, वो चुनाव हार गए, किसी इंटरनल पॉलिटिक्स, ये जी एकदम बिल्कुल एनडीए के अंदर बाहर सब तरफ के लोग लगे हुए थे इसमें, ये कोई साधारण बात नहीं थी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो वहां हुआ है वो एक बड़े राजनीतिक प्लान का हिस्सा था। तो उस तरह बिल्कुल। का कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो, उसकी कोशिश तुरंत कर दी गई है। अभी चुनाव नतीजे आए हुए 20 दिन हुए हैं और इतना सारा कुछ सजा दिया गया है खेल एनडीए की तरफ से उसमें उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के। और आपने जो कहा कि कितना सद्भाव है दोनों के प्रति, दोनों का आपस में, ये कितनी बार हुआ। जब जब उनको विधायक दल का नेता बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, तो कितने बड़े नेता थे बीजेपी में और उस समय मतलब एनडीए में, और उनको छोड़ करके तब नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को नेता प्रतिपक्ष भी बनाया, वहां जी उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। फिर वो छोड़ करके चले गए तो बुला करके उनको राज्यसभा दिया, और वो बिल्कुल राज्यसभा भी छोड़ करके बीच में चले गए उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन फिर आए तो वापस लिया और उनको वापस लेकर के विधान परिषद भेजा, संसदीय दल का अपना अध्यक्ष बनाया और बड़ी जिम्मेदारी दी अपने साथ, पूरा सम्मान दिया उनको, हमेशा वो देते रहते। फिर छोड़ करके जी चले गए, छोड़ के चले गए तो दोनों की मुलाकात हुई। वो इतना इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था। नीतीश कुमार ने पूछा कि अरे आप कहाँ चले गए थे, तो इन्होंने कहा कि आप ही ने तो कहा कि जिस उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आप ही ने तो कहा जिसको जहां जाना हो वहां चला जाए, तो हम चले गए थे। जी तो बिल्कुल ये इस तरह की बातें, इतना आत्मीय संवाद ऐसे नहीं होता। दुश्मन हो जाए, विरोधी हो जाए तब नहीं होता है, ये अपनेपन में होता है। तो अब इसका मतलब कि आपने कहा कि जहां मन हो चले जाइए, तो इसका मतलब कि जब आप कहिएगा तो हम आ भी जाएंगे। तो हाँ वो बिल्कुल आ भी गए। तो ये जो दोनों के बीच का संबंध है, देखिए वही बुनियाद है लॉ-कुश का समीकरण बनने का। क्यों कुशवाहा जी का और यादव का समीकरण नहीं बन पाता है, हम्म या क्यों यादव और पासवान का समीकरण नहीं बन पाता है। ये इसी तरह का जो जो कहते थे, अमित शाह ने कहा बिहार में कि आरजेडी और जेडीयू का संबंध तेल और पानी का संबंध है, तो हम्म वो तेल और पानी का संबंध हो जाता था, जबकि यहाँ मिल जाने का संबंध है, लॉ-कुश जी के मिल बिल्कुल जाने का संबंध है। आप लॉ कोयरी कुर्मी धानु का एक समीकरण बड़ी सहजता से बन जाता है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर नीचे जो है, जो बिल्कुल धरातल पर गांवों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई किसी जी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, हम्म कोई हम्म सोशल या हिस्टोरिकल किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट की कोई जानकारी नहीं है, और ना पावर स्ट्रक्चर में सत्ता की साझेदारी को लेकर के कोई बड़ा झगड़ा है। जी तो बिल्कुल इसीलिए ये समीकरण बन जाता है। दूसरी तरफ समीकरण नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पावर रखना है लालू यादव के परिवार के हाथ में, तो वो हम्म समीकरण वहां नहीं बैठेगा। तो इसलिए विधानसभा चुनाव के हिसाब से तो एक समीकरण हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो वोट नहीं टूटेगा। लेकिन कोई रिस्क नहीं ले, इसके लिए जी जरूरी है कि तीनों चेहरे एक हो जाए, तीनों जी चेहरे एक प्लेटफॉर्म पर दिखे, नीतीश कुमार का, सम्राट चौधरी का और उपेंद्र कुशवाहा का। तो हाँ नहीं जो देखिए, थोड़ी और बहुत भी संभावना इसका होगी वो विस्तार और भी टूटने देखिए, की नहीं। अजीत जी इसका विस्तार और भी आगे किया गया कि शाहाबाद, जहां अंतिम चरण में चुनाव हुआ और नतीजे सबसे खराब हुए, जहां उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए, वहां भगवान सिंह कुशवाहा का एडजस्टमेंट किया जा रहा है। भगवान सिंह कुशवाहा को 2020 के विधानसभा चुनाव में ही नीतीश कुमार टिकट देना चाहते थे, लेकिन उस समय सुपर नीतीश कुमार की भूमिका में आरसीपी सिंह थे, तो उन्होंने टिकट देने नहीं दिया, अपने किसी व्यक्ति को टिकट दिला दिया। तो शाहाबाद के नुकसान को देखते हुए और कुशवाहा वोट बैंक में कहीं सेंधमारी ना हो, ठीक इसी प्रकार से संतोष कुशवाहा भले चुनाव हार गए पूर्णिया में, लेकिन उनका सम्मान कम ना हो, उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, इसकी तैयारी भी चल रही है। वही कह रहे हैं कि सारी इसको चौहद्दी बांधना कहते हैं, कि कहीं से कोई लूप होल नहीं छूटे, कहीं से कोई जो 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 भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसको, जी इसका मतलब कि उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है। जो लोग डिसीजन लेने वाली जगह पर बैठे हुए हैं, देखिए इधर उधर के बिल्कुल नेताओं के बयान को तो क्या उस पर महत्व देना है, हम्म लेकिन जो जो लोग डिसीजन करने की स्थिति में बैठे हुए हैं, उन लोगों हम्म, ने समझा है कि जो नुकसान हुआ है उसको कैसे अगली बार नहीं होने देना है। तो जी उसकी तैयारी हो रही है, एक समय रहते उसकी तैयारी है। जेडीयू बीजेपी दोनों तरफ से शुरू हो गई है। वो भगवान सिंह कुशवाहा को भी एडजस्ट करके होगा, उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट करके होगा, सम्राट चौधरी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो बनाए रख करके भी होगा, और जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव की घोषणा तो हो ही गई है, तो हम्म उस नाते भी होगा। अब असली सवाल ज्ञानेश्वर जी ये है कि ये जो दाव चला था लालू यादव और तेजस्वी यादव ने, उसका क्या होगा। तेजस्वी बिल्कुल यादव ने और लालू यादव ने तो अपना नेता बना दिया लोकसभा में,
अभय अभय कुशवाहा को। कुशवाहा को लोकसभा में अपना नेता बना दिया। जी लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से सारा खेल बिगड़ता देख करके मायावती ने भी, हम उस दिन कह रहे थे कि रितेश पांडे को बनाया था फिर हटा दिया, क्योंकि बिल्कुल। वो दिख गया कि वहां ब्राह्मण उनके साथ नहीं आ रहा है। तो हम्म। कुशवाहा अगर नहीं आ रहा है तो क्या पता बाद में हटाना पड़े या हटाई दिए जाए, फिर कोई नया समीकरण बनाए अपना। लेकिन जी धरातल पर, जमीन पर अब तेजस्वी यादव और लालू यादव को नया समीकरण सोचना होगा, क्योंकि हम्म। लोकसभा चुनाव में उनको जितना फायदा मिलना था इस दांव का कि कुशवाहा उम्मीदवार उतार दें, उसका जो जी फायदा मिलना था वो मिल गया। अब वो बिल्कुल। कुशवाहा उम्मीदवार उतार करके भी आप वो फायदा नहीं ले सकते हैं। ये बात देखिए, हम आपने कहा ना कि हम पूरी अथॉरिटी से और पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं। जी जिस तरह से बीजेपी ने एक बार प्रयोग किया था कि बड़ी संख्या में यादव उम्मीदवार उतारे थे विधानसभा में, हम्म। लेकिन कोई वोट नहीं मिला उनको, बिल्कुल नहीं मिला था। कोई वोट नहीं मिला उनको, और फिर थक हार करके वापस आपको अपने समीकरण पर आना पड़ा। जी उसी तरह से लालू यादव, तेजस्वी यादव का लोकसभा में जो प्रयोग चला, उसकी कतई कोई गारंटी नहीं है विधानसभा में चलने की, आप कितने भी उम्मीदवार दे दीजिए, क्योंकि सबको पता है कि आपकी पार्टी में, आरजेडी में कोई भी कुशवाहा जीत करके जाएगा, या जी लौकुश का या धानु का या मल्लाह का, तो उसको सेकंड फिडल ही प्ले करना है, उसको बिल्कुल। दूसरे तीसरे दर्जे का ही पद मिलना है। मुख्यमंत्री का जी पद तो वहां रिजर्व है, आरक्षित है, वहां कोई हम्म। वैकेंसी नहीं है। तो और दूसरी तरफ ये आप मान के चलिए कि रिजर्व है लौकुश के लिए। तो जी वो जो जो उस समय दाव चला था वो इस बार नहीं चलेगा विधानसभा में। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसकी तैयारी, इसकी काट, जिस तरह की तैयारी एनडीए में हो रही है, उसकी काट क्या होती है तेजस्वी यादव के पास, आरजेडी में उसकी उसकी क्या काट होती है, कि ये जो अभी तक का जो सीन दिख रहा है एनडीए में, कि सम्राट चौधरी, जी हमने कहा कि उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा रहेगा, उपेंद्र कुशवाहा को लिया करके भी एक कोई अहम जिम्मेदारी देने की बात हो ही रही है, भगवान सिंह कुशवाहा भी होंगे, संतोष कुशवाहा भी होंगे, बाकी विजय लक्ष्मी देवी हो या सुनील महतो हो, ये सब लोग हैं, मतलब बिल्कुल। उसमें नेता की कमी नहीं होनी है, हम्म। कोई लौकुश का ही वर्चस्व एक तरह से दिखेगा, हम्म। और उस बात को एक्सेप्ट किया हुआ है, क्योंकि अभी सबसे एस्पायरेशनल कास्ट वही है। इसके इसके पैरेलल आरजेडी के पास क्या स्ट्रेटजी होती है, मुस्लिम यादव के अलावा मल्लाह जी जोड़ने की जो स्ट्रेटजी है वो, और उसके अलावा क्या होता है, कुशवाहा के लिए और क्या कर सकते हैं आरजेडी, कांग्रेस, बाकी दूसरी पार्टियां जो उनके अलायंस में है वो क्या कर सकती हैं, इस पर भी नजर रखने की जरूरत होगी, क्योंकि एनडीए का बिल्कुल। प्लान तो फिक्स है, एनडीए का प्लान तो दिख जी रहा है कि बहुत न छोड़ेंगे न छेड़ेंगे वाली जो बात आपने कही, वो एनडीए की स्थिति दिख रही है। चलिए, तो देखिए नजर रखनी होगी कि देखिए अब तेजस्वी यादव विदेश से लौट जाए, विदेश गए हुए हैं कहा जा रहा है। वैसे आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी तो दी नहीं जाती है, लेकिन कल 29 तारीख का बड़ा दिन होगा। जेडीयू की बड़ी बैठक है दिल्ली में और पटना में। देखिए चिराग पासवान पहले नेता हैं, पहली पार्टी हैं जो सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। तो उनकी गतिविधियों पर भी हम नजर रखेंगे, अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से लेकर तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।